हम बांदा में हैं, बड़ोखर खुर्द गांव में। इस गांव की खासियत एक किसान है, एक प्रगतिशील किसान है, जिनके बारे में आयुष हमारे साथी इनको पता चला था। इनको ये बताया गया कि जब आयुष अभी हमको बता रहे थे कि जब इज़राइल जा रहे थे हमारे देश के लोग खेती किसानी सीखने, तब इज़राइल के लोग इनके पास आ रहे थे। और बातचीत में ये भी पता चला, कोई और बता रहा था, मैं नहीं वही हमने कहा आयुष को किसी ने बताया, आयुष ने हमको बताया। तो प्रेम सिंह जी वो किसान हैं, हमारे साथ हैं, बांदा में बड़े मशहूर हैं। तमाम अखबारी कटिंग्स हमको भेजी गई, बताया गया कि इनके पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये खेती में ऐसे क्या प्रयोग कर रहे हैं। और जब इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा कि हमारी खेती का एक ही विज़न है कि सुख चैन से मस्ती में खेती करते हुए कैसे जिया जा सकता है। प्रेम जी, क्या कहानी है आपकी? पहले तो मैं आपका और ललन टाप का और सौरभ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप नित्य नई ऊंचाइयां अर्जित करें अपने इस प्रोफेशन में। आपने एक नई पहचान खड़ी की है, इसके लिए मैं बधाइयाँ आपकी टीम को और देना चाहता हूँ। और मैं ये आपको ये बता रहा था कि मैं सुख और समृद्धि की खेती करता हूँ। मैंने ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि खेती क्या करते हैं, खेती काहे के लिए करते हैं? सुख समृद्धि के लिए। तो सुख समृद्धि की खेती करते हैं। अगर प्रेम जी के इतिहास की बात करें तो इन्होंने दर्शन शास्त्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद MBA भी किया रूरल मैनेजमेंट में, कि खेती किसानी के बारे में, रूरल मैनेजमेंट के बारे में और चीज़ें पता चलें। और उसके बाद फिर वो आप खेती करने लगे, नौकरी को हम उस चक्कर में नहीं पड़े। क्या कारण रहा इसका? पहला तो कारण ये था कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे तो उस समय इतना चार्म नहीं था और ना ही सामाजिक दबाव था नौकरी के लिए। और हम लोग तो देहात गांव के रहने वाले आदमी तो नौकरी को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। तो ये बहुत दबाव नहीं था जैसा आप बच्चों के पास दबाव है। तो मेरा PCS में हुआ भी था, लेकिन मैं फिर नहीं गया उसको मैं। तो वो अच्छा, आपने PCS की भर्ती शुरुआत की? हाँ, प्रिलिमिनरी किया था। फिर इसके बाद मेरा जो MA फाइनल का एग्ज़ाम था और उसका दोनों का एक साथ हो गया। तो फिर हमारे जो डीन थे प्रोफेसर संगम लाल पांडे, उन्होंने कहा कि छोड़ो, फिर दोबारा हो जाएगा। आज की तारीख में हो तो आदमी पहले जाएगा मेंस से। नहीं, अभी भी नहीं दूंगा मैं। मतलब मैं उन पीड़ाओं को भी जानता हूँ जो नौकरी के पीछे होती हैं, मैं उससे आगे हूँ। चलिए आपके प्रयोगों की बात करते हैं। ये करीब 10 बीघा से 5 बिस्वा कम आप बता रहे ज़मीन है आपके पास, और लोग हमें बता रहे हैं कि इतनी ही जगह पर आप खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से जीवन जी रहे हैं और लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो थोड़ा हमको अपना काम दिखाइए, कैसे क्या करते हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं आप? तो देखिए, 2011 में मैं 2010 में दिसंबर में एक कलबुर्गी कंपू में बड़ा आयोजन हुआ था। उस आयोजन में कलाम साहब आए थे और मैं भी गया था उसमें। तो उसमें कुछ लोग सम्मानित से हमको माइक थोड़ा देखते हुए चलिए बता। जी, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया था, उनमें से मैं भी हूँ। वहाँ पर कलाम साहब ने एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे ओरेटर थे और उन्होंने किया और उन्होंने उनसे एक लड़के ने प्रश्न पूछ लिया कि तुम, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यू एग्जॉर्टेड स्टूडेंट्स टू बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट, politicians, etc. But you did not ask any of us to become a farmer. What would be the fate of farmer and farming? इस प्रश्न के उत्तर के बाद न कलाम साहब के बाद उत्तर था। दूसरे दिन डेक्कन हेराल्ड पेपर में निकला कि when a rocket man flowed by a missile of tiny heart। हम लोग भी काफ़ी सोचे क्या करना चाहिए जब इतना बुद्धिमान आदमी, माना जाने वाले आदमी के पास इस मौलिक प्रश्न का, इस देश के मौलिक प्रश्न का, क्योंकि ये देश किसानों का कहलाता था, नहीं है। तो मिला के इसका जो एक लाइन में अगर बोले तो सबको नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बनना है, किसी को नेता बनना है, किसान नहीं कोई बनना चाहता, खेती कोई करना नहीं चाहता। हाँ, और कलाम साहब भी नहीं किसी को कहते थे कि तुम खेती करो, उनसे यह प्रश्न पूछा था तो उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था। तो अच्छा, हम चूंकि किसान बन चुके थे, हमारे पास कोई कमी नहीं, लेकिन एक चीज़ की कमी हरदम खलती रही, सम्मान की। यदि किसी अधिकारी, किसी मंत्री या किसी उसके पास जाता है आदमी, तो उसको ये माना जाता है कि माने किसान माने कुछ नहीं। जैसे कोई चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का लड़का हो, वो भी कहेगा तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तो गर्व से कहेगा मेरे पिताजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। कोई व्यापार कहेगा तो कहेगा मैं अचार बनाता हूँ, मेरे पिताजी मुरब्बा बनाते हैं।
लेकिन किसान का लड़का है, उससे पूछेगा कोई अधिकारी तो क्या कहता है, साहब कुछ, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, कुछ नहीं। तो माने खेती नहीं, खेती माने कुछ नहीं हो गया है। वो पीड़ा हमारे अंदर भी थी, वो वहाँ उभर गई। आप गए थे यहाँ? हाँ, मैं था वहाँ पर। तो हमारी पीड़ा उभरी, रात भर दिन भर चिंतन चला, फिर लौट के आए। तो दो चीज़ें तमाम मित्रों ने से काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम जब इतना बुद्धिमान माने जाने वाले आदमी के पास इस मौलिक प्रश्न का उत्तर नहीं है तो दूसरों से क्या उम्मीद करें, संसद में तो उम्मीद है नहीं, तो स्वयं कुछ करना चाहिए। तो स्वयं दो बातें उभर के आई कि एक म्यूजियम बनाया जाए, पूरे देश में अभी किसानों का कोई म्यूजियम नहीं है किसानी का, और पूरे देश में जो इतिहास बताया जाता है क्लासरूमों में, वो इतिहास उन आतताइयों का इतिहास बताया जाता है जो हमारे लुटेरे थी। इन्हीं में से अच्छा राजा बुरा राजा करके दो कैटेगरी बना दी गई हैं। तो कुछ लोग उस राजा से अपनी पहचान कर लेते हैं, तादाद में कर लेते हैं, जबकि राजाओं से किसानों को तो हरदम लूटने और लूट करने और लुटने वाले का हो रहा है। तो किसानों का इतिहास नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक कोशिश की किसानी का इतिहास लिखने की। उसका नाम दिया हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे किसानी इवॉल्व हुई, और कैसे किसानी के इवॉल्वमेंट के साथ ही मनुष्य के संबंध विकसित हुए। पहले जंगलों भटकता था कबीलों में और रहता था, कैसे गांव बने और कैसे परिवार व्यवस्था हुई। तो परिवार व्यवस्था जब तभी से हुई जब से माने खुरपी, हंसिया, कुदाल, हल का आविष्कार हुआ। हाँ है, तो ये तो वही जंगल युग से, ऐसे पाखाड़ युग से होते हुए सब जैसे पूरी मानव जाति है वैसे ही हुआ। नौ पाखाड़ युग में आते आते मनुष्य के बस में सारे जीव जंतु हो गए, रेशा बनाने लगा, और माने धातु का भी आविष्कार हो गया, लेकिन एलवाई का हुआ, मोल्ड नहीं कर सकता था, और औजार नीचे ये कृषि युग में हुआ। फिर इसके बाद जैसे ही उसने लोहा मोड़ना सीखा तो एक क्रांति आ गई। लोहा मोड़ा तो कुदाल, हंसिया, खुरपी आदि बना। उसकी वजह से व्यवस्थित खेती का स्वरूप विकसित हुआ और परिवार व्यवस्था भी सुव्यवस्थित हुई। और जैसे ही हल बना तो हल माने सभी समस्याओं का हल का कोई वो नहीं है, इसका वो नहीं मिलेगा आपको। हल माने सारी समस्याओं का हल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी प्रकार का हल है ये। तो जैसे ही हल का आविष्कार हुआ वैसे ही समूह में खेती शुरू हुई। गांव माने समूह होता है, और पूरी दुनिया में आप समूह नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा आपको गांव नहीं मिलेंगे, कबीले मिलेंगे। कबीले माने जहां एक प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं, उसको कम्युनिटी कहते हैं अंग्रेजी में। विश्व में केवल गांव होते हैं, इसलिए अंग्रेजी में इसका कोई पर्यायवाची भी नहीं मिलेगा गांव का, है ना। विलेज जो कहते हैं, जहाँ विलेन रहते हैं उसको विलेज कहते हैं। गांव माने होता है जहाँ कई समूह मिलकर कई प्रकार का काम करने वाले लोग एक साथ काम करते हैं और किसी का मालिकाना हक नहीं होता है, उसको गांव कहते थे। इस देश में 1840 के बाद ज़मीनें व्यक्तिगत हुई हैं, 1796 के कानून, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बाद। उसके पहले कहीं हमारी व्यक्तिगत ज़मीनें नहीं थी पूरे देश में, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। तो समूह बनाकर रहने लगे, एक व्यवस्थित समाज बना ऐसे। और देखिए, हंसिया, खुरपी, कुदाल, हल, बखर, इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता थी, कैसे खोजा, कैसे इन्होंने सभी जानवरों को हमारे पुरखों ने बस में किया, कैसे रोटी का आविष्कार हुआ। पहले जोतेंगे, बोएंगे, काटेंगे, माड़ेंगे, पीसेंगे, फिर आटा बना के फिर रोटी बनाएंगे। इसका आविष्कार किसने किया। आम को हम 40 प्रकार 50 प्रकार से खाते हैं, इसका आविष्कार किसने किया। हम कितने प्रकार का खाना है, इसका कहाँ है गायन, कहाँ है इनकी हिस्ट्री। आविष्कारों की बात नहीं, इनकी आविष्कारों की हिस्ट्री कहाँ है। और इस खुरपी हंसिया ने पूरे समाज, सामाजिक, आर्थिक क्या बदलाव किए, कितने राजनीतिक बदलाव किए, इसका कहाँ कहानी है। हाँ, उसी लोहे से भाला बना, बर्छी बना, तो उसका परमाणु बम तक की व्यवस्था है। लेकिन हमारे हंसिया खुरपी ने क्या योगदान दिया, हमारे कुदाल और हल ने क्या योगदान दिया इस देश में, इस धरती में, आदमी के स्थायित्व में, इसका तो कहीं कोई गायन नहीं है। तो ये एक बताने की कोशिश है कि हम गर्व से भर सकें। और जैसे ही ये व्यवस्था हुई, गांव हुआ, तो राजयुग आया। तो एक गांव के लुटेरे को लुटेरा कहते हैं, जब 100 गांव के लुटेरों को राजा कहने लगे। और जब से राजयुग आया तो 5 छाती की कीलें आज भी हम ढो रहे हैं। पहली
लूट का नाम टैक्स हुआ। वो पूरे के पूरे हमसे लूटते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की लगातार कोशिश जारी है, आज भी जारी है। जीएसटी, पीएसटी, ये पूरा का पूरा लूट है, लेकिन इसको टैक्स का नाम देना। दूसरी, छाती की कील, जितना बड़ा राजा, जितनी बड़ी सेना उतना बड़ा राजा। तो सेना कहाँ से आएगी? हमारे लड़के ही सेना में जाते हैं, किसी राजनेता का लड़का नहीं जाएगा, किसी व्यापारी का लड़का नहीं जाएगा, किसी और का लड़का नहीं जाएगा, हमारे ही लड़के जाएंगे। तो सेना इस धरती के लिए एक माने अमानवीय व्यवस्था का वो बनी हुई है। आज क्यों सेना की ज़रूरत है? तीसरी, सेना जाए, आधा परिवार अगर सेना में चला गया तो आधा परिवार कहाँ जाएगा? तो हमारी ही बेटियां वेश्यावृत्ति में गईं। तो तीसरी छाती की कील वेश्यावृत्ति, राजयुगीन व्यवस्था की देन है। अभी हिंदुस्तान में 8,000 के आसपास शहर हैं, 6,000 साढ़े 6,000 शहर राजाओं के बसाए हैं। हम तो शहर कभी बसाए ही नहीं। तो जहाँ पर ये चौथी छाती की कील, जहाँ पर वेश्याएँ ज़्यादा रहेंगी, सैनिक ज़्यादा रहेंगे, बड़े बड़े किले बनेंगे, तो वहाँ पर बाजार भी चला जाएगा, तो शहरीकरण शुरू हो गया। चौथी छाती की कील। और पांचवी छाती की कील, राजा के ही लड़का राजा होगा, या राजा जिसको मनोनीत करेगा, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना। और उसके सपोर्ट वालों के, जो उसके राजकाज में सपोर्ट करते हैं, उनको सरकार प्रोटेक्शन देगी। ये आज भी 5 छाती की कीलें मानव जाति अपनी सीने में जज्ब किए हैं, इनको निकालना शेष है। छठवीं छाती की कील, जब से ईश्वरवाद आया, तो ईश्वरवाद ने क्या किया? ये भी जैसे उनके लूटने का स्वरूप टैक्स, इनके लूटने का स्वरूप दान। तो ये भी छठवीं कील इन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए इनके मूल सिद्धांत सब एक ही हैं। पूरे विश्व के ईश्वरवादियों के मूल सिद्धांत 3 हैं कि इस धरती को किसी ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ही इसको चला रहा है, और जब चाहेगा उसको ख़त्म कर देगा। यह इस्लाम भी मानता है, क्रिश्चियनिटी भी मानती है, और हिंदुओं के तमाम पंथ संप्रदाय मानते हैं। मौलिक रूप से एक ही बात मानते हैं, लेकिन अपनी अपनी दुकानें सबकी चल रही हैं। और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ऊंच नीच का, जो वहाँ पर गांव में हम बराबरी से, चाहे लोहे में काम करने वाला हो, चाहे लकड़ी में काम करने वाला हो, चाहे चमड़े में काम करने वाला है, चाहे खेत में काम करने वाला है, चाहे जानवरों के साथ काम करने वाला है, सारे लोग बराबर की हैसियत से आपस में बांट कर रहते थे समूह के रूप में। उसमें इन्होंने ऊंच नीच का एक सिस्टम खड़ा कर दिया, वर्ण व्यवस्था आ गई। ये ऊंच, ये काम करने वाले, ये काम करने वाली वो। तो छठवीं छाती की कील ये आ गई, और 6 छाती की कीलें लेकर अभी भी हम चल रहे हैं। फिर उस तरफ मैटेरियलिस्ट माने आज का वैज्ञानिक युग आ गया। तो वैज्ञानिक युग में एक डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म नाम का एक सिद्धांत आया। उस सिद्धांत ने चैलेंज कर दिया इनके ईश्वरवादियों के सिद्धांत को कि इस संसार को किसी ईश्वर ने बनाया है। इन्होंने ये चैलेंज किया कि परमाणुओं के आपसी द्वंद्व से, एक दो प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, एक भीतर से द्वंद्व है, एक बाहर से द्वंद्व है। इन दोनों द्वंद्वों से इस धरती की उत्पत्ति हुई, एक बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं उसको। और परमाणुओं के संयोग से, अभी हाकिंस का बड़ा अच्छा वो आया था स्टेटमेंट कि इस संसार को चलाने के लिए किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों ने चैलेंज कर दिया। अब चैलेंज कर दिया तो ये कोई कह रहा था धरती चपटी है, तो कोई कह रहा था शेष नांग टांगे है, तो कोई कह रहा था कुछ है। इन सबको चैलेंज मिलने लगा, लोगों ने उसको प्रयोग करके दिखा दिए। ये बैकफुट में चले गए और वैज्ञानिक आगे आ गए। वैज्ञानिक आगे आए तो सारी सोचों में वैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ा, सामाजिक सोच में भी, आर्थिक सोच में भी, राजनीतिक सोच में भी। राजनीतिक सोच में यह प्रभाव पड़ा कि 1872 में पहली बार अमेरिका में एक संसदीय कार्यप्रणाली लागू हुई। तो संसद के बाद और वो जनता से चुनकर राजा बनने लगी। और संसदीय कार्यप्रणाली, जो अभी एक राजा और उसके सहयोगी निर्णय लेते थे, अब वो संसद लेने लगी। और आप तो जानते हैं पूरी दुनिया में लगभग 40-42 देशों को छोड़कर संसदीय कार्यप्रणाली है, जहाँ पर इस्लामिक राज्य हैं और कम्युनिस्ट हैं। उसके अलावा सब जगह संसदीय कार्यप्रणाली अपने यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो राजयुग में पॉलिटिकल सिस्टम बना था कि ऊपर राजा होगा, नीचे प्रजा होगी। हम प्रजा हैं अभी भी, तो डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, जबरियाँ इसका लोकतंत्र नाम दे देते हैं। यह है प्रजातंत्र, माने प्रजा से चुनकर राजा बनाएंगे। तो जैसे ही हम चाहे जितने सीधे आदमी को चुनकर भेजते हैं, हम अपनी समझ में बहुत अच्छे आदमी हर बार चुन के भेजते हैं,
वो सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर वो राजा की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। फिर तो ये सिस्टम का दोष है। अभी एक काम मानव जाति के पास बकाया है कि उनको सिस्टम को फिर से पैरेलल करना है। यह अभी हॉरिजेंटल है। तो जैसे ही चुन के हम भेजते रहेंगे, चाहे जितने अच्छे अच्छे आदमी चुन के भेजे जाएं, जैसे ही सांसद विधायक बनेंगे, मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, वो राजा की तरह ही व्यवहार करेंगे जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। इसीलिए हमारे गांधी बाबा कहते थे कि सारी पावर ग्राम को दे दो और ग्राम के पास न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 अधिकार गांव में पहुंच जाएं, लोग अपने मन से इसको इंटरटेन करें तो वो भी संकट खत्म हो जाएगा। तो खैर, तो लेकिन मेरा ध्यान दिलाने का मतलब कि हम अभी भी राजयुगीन पॉलिटिकल सिस्टम में ही काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान देने की है, ईश्वरवादी भी इस बात से सहमत थे कि इस धरती का नाश होना है, जब चाहेगा ईश्वर मार डालेगा। और ये बिग बैंग थ्योरी भी वाले भी चाहते हैं कि अगले धमाके में ये धरती खत्म हो जाएगी। इस बात पर भी दोनों सहमत हैं। इसीलिए कोई भी किसानी का सिस्टम न तो आप किसी धार्मिक ग्रंथ में पाएंगे किसानी के तरीके की बात, और न इनमें पाएंगे, क्योंकि ये भी मरने वाली चीज़ मानते हैं और वो भी समाप्त होने वाली चीज़ मानते हैं। तो उन्होंने तो संसार को माया कह दिया। यदि माया कह दिया तो फिर खेती कैसे करेंगे? और इन्होंने मरने वाला, तो इन्होंने ये खेती में क्या पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी, 2 सूत्र हैं इनके, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शोषण कर लो, क्योंकि एक धमाका होने वाला है। तो शोषण करने के तरीके सिखाए जाते हैं, खेती के नहीं। इसी के बाद ये समाधान वाला पार्ट है। ये तो समस्याएं हो गई जी। आज का रिजल्ट ये है, चाहे हम जितने अच्छे और बुरे राजा के साथ जिए हों, चाहे जितने अच्छे माने संतों के साथ में जिए हों, कि धर्म ग्रंथ पढ़ के जिए हों, और चाहे हम किसी भी वैज्ञानिक, रिजल्ट 3 है। हर व्यक्ति तनाव में है, पूरी प्रकृति असंतुलित हो रही है, माने कि गाय के वंशों में बिगाड़ है, बीजों में भी हस्तक्षेप हो गया है, समाज में भी हस्तक्षेप हुआ, गांव खाली हो गए, शहरों में भीड़ बढ़ गई, और तीनों पर्यावरण असंतुलन माने जल, वायु और ताप तीनों असंतुलित हो गए। धरती के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ये कितने दिन तक रहेगी। तो अब हम यहाँ से पूछते हैं किसानों से कि क्या भाई इसी तरह रहना है या इसके समाधान में रहना है, क्योंकि बीच का कोई स्थान नहीं है। या तो हम समस्या का अंग हैं या तो हम समाधान का अंग हैं। तो कोई स्वीकारता नहीं है। जैसे ही उसका ध्यान चला जाता है तो समाधान का पार्ट ये है, एक नया सिद्धांत है सह अस्तित्ववाद, उनके प्रणेता श्री नागराज जी हैं। उसके दो क्रक्स हैं। एक क्रक्स यह है कि मनुष्य जो है तो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। तो शरीर संबंधी बहुत सारी चीज़ें, शरीर संबंधी 3 ही चीज़ें हैं, आहार संबंधी चीज़ें, आवास संबंधी चीज़ें और कपड़ा लत्ता, ये सब, ये तो बहुत प्रकार का बन गया है। इतने प्रकार का बन गया है कि बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो अभी 500 साल के लिए कुछ भी घटने वाला नहीं है। दूसरा पार्ट है उसका जीवन, वो अभी अधूरा रह गया, उसकी ज़रूरत समझ नहीं पाए। तो उसकी ज़रूरत है ये संबंधों से भरती है, और 7 प्रकार के मनुष्य के संबंध हैं। मानव संबंध के बीच में न्याय हो तभी जीवन भरेगा। तो मनुष्य के बीच में कैसे संबंध हो, इसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी खेती करते समय। तो संबंध 7 प्रकार के हैं, माता पिता, माता पुत्र, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, साथी सहयोगी, और ये पति पत्नी, है ना। तो ये 7 प्रकार के संबंध हैं। इनमें अगर न्यायपूर्वक निभ पाए तभी हम सुखी रह सकते हैं, वरना नहीं रह सकते। दूसरा पार्ट है मनुष्य और मनुष्यतर प्रकृति के साथ में क्या संबंध है। तो मनुष्यतर प्रकृति के साथ पहले से ही उन लोगों ने मान लिया है कि ये मरने गड़ने वाली है, तो उन्होंने संबंधों की कोई चर्चा नहीं की। हम यहाँ पर नट सेल में 2 चीज़ें बताना चाहते हैं कि पूरी प्रकृति में एक निश्चित प्रपोर्शन है, उस प्रपोर्शन की वजह से ही सारा संतुलन है। उस प्रपोर्शन को पहचाने बिना, जैसे पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित प्रपोर्शन है। देखिए, एक जलने वाला तत्व है हाइड्रोजन और एक जलाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। दोनों मिल जाते हैं तो प्यास बुझाने वाला तत्व बन जाते हैं, माने दोनों अपने अपने आचरणों को छोड़कर तीसरा आचरण ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार ये धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और वनस्पतियों का एक संयुक्त रूप है। इसके निश्चित प्रपोर्शन को बनाए रखे बिना हम समृद्धि का अनुभव नहीं कर सकते। तो आवर्तनशील खेती नाम देते हैं हम जिसको,
उसमें एक क्रक्स ये है कि एक निश्चित प्रोपोर्शन हो अपने खेत का, और दूसरा क्रक्स ये है कि वो कहते हैं मरने वाले, हम कहते हैं ये शाश्वत है। जैसे पेड़ पौधों के यदि बीजों को हस्तक्षेप न करें हम तो सदा सदा बने रहेंगे ये। इसी तरह जीवों के वंशों पर हस्तक्षेप न करें तो ये सदा सदा बने रहेंगे। हम क्यों कल्पना करते हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि हमें तो हमारे पुरखों ने ये सजी हुई धरती दी है। हम क्यों ये कल्पना करके अपने बच्चों को वीरान और अनुपजाऊ खेत दे के जाना चाहते हैं? तो दो चीज़ें उसके क्रक्स हैं आवर्तनशील खेती की, एक प्रोपोर्शन को मेंटेन करें अपने खेत में, और दूसरा आवर्तनशीलता को बनाए रखें, माने कि बीजों को हस्तक्षेप किए बिना और पशुओं के वंशों के हस्तक्षेप किए बिना खेती करें। और यदि हम समृद्ध होते हैं तो क्या प्रमाण होगा? ग्राम स्वराज्य। यदि जहाँ व्यक्ति समृद्ध होता है तो उसकी महक चारों तरफ फैलती ही है। जैसे आपको, आपके पास सूचनाएं मैंने तो नहीं भेजी, अपने मन से पहुंची, इस तरह खुशबू पहुंचती ही है समृद्धि की। लोगों को लगता है यार हम नहीं बता पा रहे हैं, चलो उनको पास ले चलें, ये फैला देंगे ये बात को, शायद और कुछ धरती सज जाए और लोगों को समझ में आ जाए, वो भी समृद्धि का रास्ता अपना लें, वो भी देश के निर्माण का रास्ता अपना लें। शिकायत इससे शिकायत, उससे शिकायत, इससे भग के अपना एक कार्यक्रम शुरू कर दें। तो इस तरह से समृद्धि होती है। और आखिरी अपील हमारी यह है, सबसे अपील रहती है कि आज इंटरनेट, अब अभी एक हम मानव जाति की तीसरी क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं जिसको हम डिजिटल क्रांति कहते हैं। डिजिटल क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया है कि पूरी धरती अब एक गांव है। धर्म, भाषा, जाति, लिंग और देश, ये पांचों सीमाएं मनगढ़ंत हैं, है ना। और इनको अब ध्यान में हटाकर नवयुवकों से अपील है कि अब ऐसे संविधान की रचना करें, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करें और पूरे विश्व में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, भारत भी, पाकिस्तान भी, क्योंकि मनुष्य तो सब जगह एक तरह का है और एक ही तरह की चाहते हैं। तो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। अब समय आ गया है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात नहीं, अब कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश से ही बात शुरू करनी चाहिए। और सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य और सबके लिए रोजगार कैसे उपलब्ध होगा, इस तरह की परिकल्पना करके अपने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक उपादानों को खड़ा करें। आपने जो तमाम बातें बोली वो सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं सब, पर प्रैक्टिकल तौर पर कितना पॉसिबल है ये एक बड़ा सवाल है। यार उसमें नहीं पढ़ेंगे, है ना? नहीं पढ़ेंगे, मैं उत्तर दूंगा इसका। आपको यहाँ रुकना में जो जितनी विसंगतियां हैं, जितने जो ऊंच नीच का मसला है, धर्म जाति का मसला है ना, और क्लास का मसला है, वो मिटने का भी कोई चांस नज़र नहीं आता है। ठीक है ना। वो बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जो आप बोल रहे हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी बात पूरी आपकी बातचीत की शुरुआत में जो आपने पूरा हिस्ट्री बताई, उसमें ये लगी भाई कि जो खेती किसानी है या जो उससे जुड़े जो आविष्कार हैं, शुरुआत तो वहीं से हुई, उसकी चर्चा नहीं होती, उसकी बात नहीं होती। देखिए, खेती किसानी 5 चीज़ों का समाधान है। पूरे विश्व की खाद्यान्न समस्या को कौन एड्रेस करेगा? और कहाँ से खाद्यान्न आएगा? कोई फैक्ट्री से आएगा क्या? खेती से आएगा। दूसरा, पर्यावरण का संतुलन कैसे आएगा? खेती से आएगा। तीसरा, जो किसान खेती कर रहा है और रोजगार अगर ऐसी खेती करता है तो रोजगार के अवसर भी वही उपलब्ध करा सकता है, किसी को शहरों में जाने की ज़रूरत क्या है। पाँचवां, पौष्टिक आहार भी वही दे सकता है। तो हम उसको इतने हल्के में ऐसे न रखें कि जैसे एक नौकरी है, जैसे एक खेती एक विशेष चीज़ है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। और रही बात यदि समाधान की, कभी भी होगा तो भी यहीं से आना है उसको, है ना। थोड़ा आप ये जो प्रयोग कर रहे हैं उनके बारे में बताइए। खेती देखिए, हम ये इस तरफ कैमरा घुमाइए अपना, हमारी ये बाग वाला पूरा सेक्शन है, इसके उस तरफ तालाब है, तालाब देखना हो तो और आगे चलते हैं, है ना। ये हमारा सब्जी वाला सेक्शन है। देखिए, शुरुआत से बताइए क्या आपने करना शुरू किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये तो लंबी यात्रा है। देखिए, तो माने कम शब्दों में यही कह सकते हैं कि सन 89 में हमारी ये समझ में आ गया था कि हम जो ये कन्वेंशनल फार्मिंग है, जिसको वैज्ञानिक खेती कहते हैं, ये अगर खेती करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास कर्जा ही बना रहता था। हम DAP वालों को, यूरिया वालों को, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वालों को, पशु आहार वालों को और दवाई वालों को और बैंक की कर्जा को देने के लिए भर पैदा कर पाते थे। 4 भाइयों का हमारा परिवार था तो पूरा नहीं पड़ता था हमारा, है ना। तो धीरे धीरे ये हुआ कि इसका विकल्प चाहिए, तो हमने बहुत सारे विकल्पों के ऊपर काम किया। तो ये तो बहुत ज़्यादा विकल्प, मैंने बाग भी लगाया, फ्लोरिकल्चर भी किया,
प्रोसेसिंग भी शुरू की। धीरे 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 2010 तक एक स्वरूप उभर के आ गया। अच्छा, मुझे नहीं लगा कि ये कोई विशेष काम हो गया। 2007 के बाद हमारे पास बाहर से लोग बहुत आने लगे। हमारे पास बैठालने की भी जगह नहीं होती थी, तो मेरा भी ध्यान गया कि क्या देखने आते हैं लोग। तब जाके मैंने इन सारी चीज़ों को संजोया और जो खेती का नाम देता हूँ उसका आवर्तनशील खेती, उसमें 5 स्टेप निकले कि यदि हम खेत को 3 हिस्सों में अपने बांट लें, एक पशुओं के लिए और एक हिस्सा बागवानी के लिए या वन के लिए, और तीसरे एक हिस्से में अपने लिए दाल, अनाज, चावल जो कुछ भी पैदा होता है माने घर में लगता है उसके लिए, और चौथा स्टेप इसमें निकल के आया कि खेती अपने घर के लिए करें, उससे जो बचे उसको प्रोसेस करें, बिना प्रोसेस किए अपराध है बाज़ार में भेजना। और 5वां स्टेप, जो भी हमारे पास वापस आए वो अपने पड़ोस में कुछ हिस्सा बटे ही। हमारे अगर बगल में कोई अप्रसन्न व्यक्ति रहता है हमारे गांव में, तो वो हमारी जिम्मेवारी है। इन 5 स्टेप की खेती को हमने आवर्तनशील खेती नाम दिया। तो छोटा किसान कैसे करेगा ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं? जी, ज़्यादातर देखिए छोटे किसान ही रह गए हैं। मैं भी छोटा ही किसान हूँ। बुंदेलखंड में 9 बीघा कोई माने नहीं लगता। आप जैसे कितने किसान होंगे यहाँ पर जो ये कर रहे होंगे? अब तो 3-4 हज़ार हो गए हैं। देखिए, अब तो हमारी इस विधा को DS फाउंडेशन ने 6,500 किसानों तक पहुँचाने का अभियान चला रखा है। HDFC बैंक का CSR लग गया है, तो 7-8 हज़ार किसानों तक बाराबंकी और क्या कहते हैं, बाराबंकी क्या कहते हैं, नाम भूल जाता हूँ, चंदौली, भदोही, है ना, फतेहपुर, यहाँ पर इस तरह के मॉडल बनाए गए हैं 500 के आसपास। उसके लिए सपोर्ट भी करने के लिए लोग तैयार हुए हैं प्रारंभिक। सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कृषक समृद्धि आयोग का सदस्य भी हूँ, तो सरकार को भी बहुत सारे सलाहें गई हैं। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमारे गांव में तो 28 से 30% हिस्से में बाग लग गए हैं पूरे गांव के। और पशु माने वाटर लेवल, तालाबों से वाटर लेवल 3.5 मीटर ऊंचा आया है। इतने तालाब खुदे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोगों को जहाँ से किरण देखती है वहाँ दौड़ता ही है। देखिए, अभी तक बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी ज्ञान की बात हुई, मगर मुद्दे की बात नहीं हुई कि आप कर क्या रहे हैं, खेती किस तरह से खेती कर रहे हैं। तो इससे देखिए, आप लोगों के मन में क्या कर रहे हैं आप लोगों के मन में खेती केवल जोतना, बोना और काटना है। मेरी दृष्टि में खेती एक व्यापक अर्थ है। देखिए, भवन भी बनाते हैं हम, कम पैसे में बनाते हैं, वातानुकूलित बनाते हैं, ये भी खेती है। हमारी दृष्टि में लोहे से वो चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ उपयोगी मनुष्य के बनाते हैं, वो भी खेती है। ये देखिए, भवन बहुत कम पैसे का बना हुआ है ना। तो ये खेती ही सब कहलाती है। तो खेती में मतलब आप समझते हैं कि जोतना बोना काटना, वो नहीं है मेरी दृष्टि में खेती। वो तो मजदूरी है। खेती का मतलब है सुख और समृद्धि की खेती। मुझसे जिस तरह में समृद्धि मिलेगी वो करूँगा। जैसे 1/3 हिस्से में मान लीजिए बाग लगाया, तो इसकी सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ कहाँ जाएंगी? इसी के साथ हमने गोवंश खूब बढ़ा लिया। भैंस है, बकरी है, मुर्गी है। तो मुर्गी के बीट में कैल्शियम फास्फोरस अधिक होता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति कर देती है। इसी तरह बकरी में जो मींगनी प्रजाति के जितने हैं उसमें भयंकर मिनरल होता है, वो भी हमारी खाद में आ गया। गाय में माइक्रोस ज़्यादा होते हैं, वो भी आया। भैंस में कार्बन ज़्यादा होता है, वो भी आया। सूखी टहनियाँ भी आई। सबको मिक्स करके फिर खेत में पहुंचाया, साइकिल पूरा हो गया। ये पूरी खेती है हमारी दृष्टि में। और खेती को ऑप्टिमम स्थिति तक ले जाना, माने जितना वो दे सकती है उस स्थिति तक बनाए रखते हैं। यही समृद्धि की खेती है मेरे ख्याल से। जो छोटे किसान, जब हम किसानों के पास जाते हैं तो बहुत समस्याओं की वो बात करते हैं, चाहे वो बोने से लेकर आराम से, है ना। और आप कह रहे हैं समृद्धि वाली खेती की आप बात कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए जो आप जिस तरीके से आपने किया वो कर पाएँ? देखिए, वो उसके लिए बताया ना कि 2 धन 2 बराबर 4 टाइप का कोई उत्तर नहीं होता है। इसके लिए आप पहले अवधारणा या विचार स्तर पर परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद कैसे आएगा ये परिवर्तन? मतलब आप भी तो किसानों से मिलते होंगे ना? जी, मिलते हैं है मेरे ना। पास। और जो खेती किसानी का हाल है, सबसे ज़्यादा परेशान अगर देश में कोई दिखता है तो किसान ही दिखते हैं।
उनके लिए क्या ऑप्शन के कैसे, जो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो एजुकेशन की बातें कर रहे हैं कि उनको ये सब चीज़ें पहुँचें, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं? देखिए, मैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूँ, उसका नाम किसान विद्यापीठ नाम रखे हैं, ऐसे ही रखना था कोई, तो उसमें भी बच्चे आते हैं और अभी तक दसियों हज़ार लोग आके जा चुके हैं। लेकिन हम इसको प्रोपोगंडा नहीं बनाते, हम अपना काम समझ के इसको करते हैं, ठीक है ना। और अभी आप 2 दिन पहले आते तो अभी 40 किसानों का ट्रेनिंग पूरा हुआ है। अच्छा, क्या सिखाते हैं ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जी। उसका शेड्यूल अभी बताते। देखिए, पहले इसको समझिए, ये पानी है, इसमें मछली भी है, इसमें बकरी और मुर्गी की खाद आती है, बकरी और मुर्गी की खाद से मछली होती है और इसके पानी से सिंचाई करने पर 30 से 35% उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और हमने एक प्रयोग किया, एक जगह गेहूं लगाया, आधे हिस्से को हमने ट्यूबवेल से पानी दिया, आधे हिस्से को तालाब से पानी दिया। जिस हिस्से में तालाब से पानी दिया उसमें 3 पानी में पूरा गेहूं पक गया और जिसमें ट्यूबवेल से पानी दिया उसमें 5 पानी लगा। तो एक तो पानी कम लगता है, दूसरा इससे जो सिंचाई की उससे 17 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन हुआ और जिससे ट्यूबवेल से किया उसमें 13 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन हुआ। टोटल 30 से 35% उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है केवल तालाब से। वाटर रिचार्ज अलग होता है। तो ये अब ये समझ में नहीं आता, ये खेती है, ये तकनीकी है, तो अब तो हम क्या करें। जी, अब बैठिए, बैठ के आराम से करते हैं। आप भी बैठ लीजिए, सब लोग बैठ लो। जी, अब पूछिए, अब जैसे देश में है तो ये जो बताइए, सन 70 के पहले आप एक भी ऐसे किसान का उदाहरण है क्या कि जो कर्ज में लदा रहा हो? तो ये परेशानी आई है। पहले किसान कर्जे में नहीं रहते थे, बिल्कुल नहीं रहते थे। एक भी सन 65 का सर्वे कराइए, कोई ऐसा किसान नहीं था जो कर्जे में हो और कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता था। उत्तम खेती, मध्यम बाढ़, निश्चित चाकरी, भीख निदान। हमारे यहाँ तो ऐसे उदाहरण हैं कि हमारे एक परिचित हैं बाबा, अब नहीं, गुजर गए वो, तो उन्होंने कहा कि यार मेरी नौकरी लग गई रेलवे में, वो इंटर पास थी उस ज़माने में, सन 60-60 में। तो अम्मा से पूछा कि मैं नौकरी में चला जाऊं, तो अम्मा ने कहा तू ही लाज ना लागी नौकरी करे माँ, नहीं समझा, तुम्हें शर्म नहीं आएगी दूसरे की नौकरी करने में। ये हाल था हमारा भाई। कोई किसान कमज़ोर नहीं था, कोई आत्महत्या नहीं थी। सन 70 के बाद ही सारी परेशानियां आई। इसी बात को तो समझने के लिए, संसद में बहस करने के लिए मैं बार बार चिट्ठियां लिख रहा हूं। करो ना कि जब से सरकार, जब से राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ा है तब से गांव टूटे हैं। 1969 के बाद 70 से लेकर 75 तक के सारे संविधान में हुए परिवर्तनों की जांच हो तो उसके पहले आपको मिलेगा नहीं। तो ये जो स्थिति किसानों की हुई है वो धीरे 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 हुई है। अब हम जो समाधान वाले पार्ट को कहते हैं ये भी धीरे 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 होगा। न इकट्ठा समस्या आई है न समाधान इकट्ठा होगा, ये तो धीरे धीरे होने वाला बात है। अब आपकी बात है कि एक उसमें बर्रैया लगी थी तो उसको अपने यहाँ दीपावली में पुताई करवानी थी, तो ढूंढने गया वो पुताई करने वाले को, तो उसने कहा कि चलो भाई पुताई कर दो। पुताई वाले ने देखा इसमें तो बर्रैया का छत्ता लगा, मना करूँगा भाई, भाग गया। दूसरे दिन फिर लेने गया वो जहाँ मजदूर होते थे, उसने कहा पहले से बताए दे रहा हूँ भैया बर्रैया का छत्ता लगा है यार। तो एक नवयुवक था, उसने कहा चलो देखते हैं। देखा, उसने रंग लिख दिया, ये रंग मंगा दो, कल से आ जाऊँगा पोतने में। उसने अपना पेंट वेंट मंगाया और उसने उस दिशा से पुताई शुरू कर दी जहाँ बर्रैया का छत्ता नहीं लगा था। और दूसरे दिन सवेरे आके देखता है कि बर्रैया एक भी छत्ते में नहीं है और उसने अपना उसका जो छत्ता होता है तोड़ के फेंक दिया। तो मालिक ने पूछा यार ये कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा हम अपना काम करते हैं, इसकी महक में अपने आप भाग गई है। इसी तरह हम अपना काम करते हैं। इतना शिकायतों से भरा हुआ देश हो गया है कि जितना पढ़ा लिखा आदमी है वो शिकायत के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। अरे आपके हिस्से में कुछ भारत है शिकायत की जब बात करें तब अभी हम पीछे गए थे, अलिया गांव है वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर जो किसान है वो परेशान है भाई छोटा जानवरों से। हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हमारे यहाँ कोई परेशानी। हमारे यहाँ तो इतने बंदर हैं, मैं कभी बंदरों को यहाँ से भगाता नहीं हूँ। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से देखना है कि उनके हिस्से का भी उत्पादन बढ़ा हुआ है। इतना अमरूद, इतना आंवला कभी नहीं फरा। अभी आंवला हमारा गिरा के गए, आपने देखा हमारे यहाँ 50 किलो कैंडी का वो आ गया, ऑर्डर आ गया। तो आंवला गिरा के गए तो हमने उसकी कैंडी बना ली। 50 किलो का दीपावली में किसी को वितरण करना है, हमारे पास ऑर्डर आ गया।
उससे भी पैसा होगा। आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं तो ओवरऑल किसानों की बात कर रहा हूँ ना, कि भाई जो किसान जो हमको मिले, जो परेशान है भाई, कि छुट्टा जानवर आते हैं, हमारी तो भाई 10 बीघा खेती है, 5 बीघा खेती है, ख़राब करके चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का कैसे समाधान निकलेगा? आपने पूछा है तब उन्होंने समस्या बनाई है, जब उनको परेशानी होगी, जब हमारे पास आएंगे तो समाधान हो जाएगा। हैं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं क्या उत्तर दूं? आपको कोई परेशानी हो तो बताइए। मैं तो किसान नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि आप एक समृद्ध किसान हैं और आप कह रहे हैं कि वो 4 दिन की ट्रेनिंग लें, 4 दिन में उनको देखिए 3 चीज़ें बदलनी होती हैं आदमी में बदलाव के लिए। कॉन्सेप्ट बदलना, सोचने का तरीका, जानवरों के बारे में सोचने का तरीका, अपने खेत के बारे में सोचने का तरीका, पेड़ पौधों के बारे में सोचने का तरीका, संतुलन के बारे में सोचने का तरीका, तो अवधारणाओं में परिवर्तन आएगा। अवधारणाओं के अनुसार विचार बनते हैं, फिर वो विचार माने तर्क निकालेगा, अच्छा तो मैं ये खाद को ऐसे बनाऊं, फिर ऐसे बनाऊं, अब ये सरल विधि है, वो सरल विधि है, उसके दिमाग में आने लगेगा, फिर और कैसे करूं अपनी परिस्थिति के अनुसार। और तीसरा क्रिया होती है। हम लोग क्रिया बदल के विचार बदलना चाहते हैं। सरकार अभी तक इतनी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है, कहाँ कोई असर पड़ता है? बिना सीखे सिखा देना, बिना करे करा देना, बिना जाने जना देना। वो जो स्कूलों में पढ़े लौंडे आते हैं वो बता के चले जाते हैं, प्रभाव कोई पड़ता नहीं। तो प्रभाव यदि डालना है तो अवधारणा स्तर पर क्या परिवर्तन होना है, सोचने के तरीके में परिवर्तन आए बिना क्रिया में परिवर्तन कैसे आप जांचेंगे उसको? और उसका एक कोर्स होता है, एक डिज़ाइन होता है, और उसके बिना मैं कैसे कह दूं कि मैं स्वयं इसी तरह बदला हूँ? बता तो रहा हूँ, 1989 में मेरे अंदर प्रश्न खड़ा हो गया कि या तो मैं इस तरह की खेती घाटे की करूँ, छोड़ूं, या फिर कोई विकल्प सोचूं। तो चूंकि मैंने पिताजी का विरोध करके खेती शुरू की थी तो मेरे पास भागने का तो कोई चांस था नहीं, तो विकल्पों के ऊपर काम किया। और ऐसी स्थिति आ गई कि एक समय ऐसा विकल्प आ गया कि अब मैं भी मज़े में रहता हूँ और कोई ना कोई एक तो आपने तालाब वाला बताया प्रयोग, और क्या प्रयोग कर रहे हैं? इसी तरह बाग का प्रयोग है हमारा। क्या? ये पूरा आम, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद का बाग है। इस बाग से हमें एक साथ बाग से बहुत रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एक तो, और इसमें माने लागत घट जाती है, जुताई की लागत घट गई, बुआई की लागत घट गई, ये पूरी लागत घट गई, और एक बार लगा दिया तो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के लिए हो भी गया, और इसमें इकट्ठा पैसा मिल जाता है, ये फ़ायदा हुआ। तो उससे हमें इकट्ठी आमदनी 5-7 लाख रुपए आ जाता है। इससे जो मछली वाला काम है इससे पैसा आ जाता है, मुर्गी वाला काम है उससे भी पैसा आ जाता है, बकरी वाला काम है उससे भी पैसा आता है, गाय वाला है तो बैल है हमारे पास, गाय है, हमें अभी भी हल बैल से खेती करते हैं, और भैंस भी हैं, 9 भैंसें हैं, 14 गाय बैल हैं, तो ये पूरा मेंटेन किए हुए हैं। तो इससे उसका फ़ायदा, उससे ऐसे पूरी साइकिल उसी को आवर्तनशील। आपने काम किया पर्सनल स्तर पर, है ना, आपने पढ़ाई के बाद आपने कहा आप किसानी करेंगे, खेती करेंगे, फिर धीमे धीमे आपने एक्सप्लोर किया, तमाम चीज़ें डेवलप की, और आपने अपना जो है ये इलाका है उसको समृद्ध किया चीज़ें की। अब आपसे और लोग भी सीख रहे हैं, पर है ना, सीख रहे हैं, पर अगर देश के लिहाज से सोचें या प्रदेश के लिहाज से सोचें तो ये जो जानकारियाँ हैं सब तक पहुँच नहीं पाती। तो ये काम तो सरकार का भी है ना, सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, खेती किसानी की तरफ लोग आकर्षित हों, सम्मान की जो आपने बात की, तो वो सब कैसे होगा? मैंने एक पत्र लिखा, किसानों का पत्र संसद के नाम, अभी मैं आपको 2-4 प्रतियाँ दे दूंगा। किसानों का पत्र संसद के नाम इस देश के 500 सांसदों को भेज चुका हूं मैं, मुख्यमंत्री जी को भी भेज दिया है। इन्होंने काफ़ी परिवर्तन किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कुछ तो ये किया कि एक ही परिवार के आपस की जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे को ले दे सकते हैं 5,000 रुपये के स्टाम्प में। ये बड़ी दिक्कत थी कि जैसे मेरे 4 चक हैं और 4 लड़के हैं, तो चारों चक में चारों लड़कों का हिस्सा हो जाएगा। अब वो छोटे छोटे हो जाते हैं बेचारे, तो ये हमने इनसे मांग की थी कि इसको थोड़ा सा सरल करिए। हम ये नहीं कहते पैसे मत लीजिए, आप पैसे लीजिए, लेकिन एक्सचेंज करने का परिवार के स्तर में अधिकार दे, तो दे दिया उन्होंने, माने कानून बनने वाला है अभी। दूसरा एक बहुत अच्छा कानून इन्होंने बनाया, माने हम चिट्ठी आपको दे देंगे, हमने तो इनको बहुत सारे सुझाव दे दिए। संविधान स्तर पर क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, नीतिगत स्तर पर क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, और प्रशासनिक स्तर पर क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, और किसान के स्तर पर क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, चारों लिखा है मैंने उसको। लिखा है आपने, मगर अभी जो फार्म बिल्स आए जिसका बड़ा विरोध भी हो रहा है, उसको आपने जरूर पढ़ा होगा, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? वो भी तो देखिए, जो बिल हैं उनको किस नज़रिए से देखते हैं, और उसके बाद जब विरोध, देखिए बिल है, विरोध तो जायज़ है ना, मेरे लिए कानून बना रहे हैं और मेरी समझ में नहीं आ रहा है,
तो ये तो नाजायज़ हो गया ना। और दूसरा बिल जो आ रहे हैं उन बिल के कॉन्सिक्वेंसेस वो भी तो हो सकते हैं जो किसान भाई कह रहे हैं। तो हम एक ही देश के नागरिक हैं, क्यों उसमें संसद में बैठ के हम विधिवत बहस के साथ इसको पास करना आप चाहते कह हैं? रहे हैं कि खेत जो किसान हैं, जो खेत से जुड़े लोग हैं, जो ये काम करते हैं, उनसे चर्चा नहीं होती, उनसे डिस्कशन नहीं होता, बिना उनसे बात किए, उनकी सहमति लिए इस तरह के बिल बन जाते हैं, इसीलिए विरोध और जो आशंकाएं आती हैं। हाँ, देखिए स्ट्रक्चरल परेशानी ये है कि इस देश में कितने प्रतिशत किसान थे? 80-85, घट के 50 तो रह ही गए हैं मान लीजिए। संसद में 12 सांसद मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी हर साल रूलिंग पार्टी के सपोर्ट से। वहाँ पर खिलाड़ी के लिए जगह है, नौटंकी वालों के लिए जगह है, नाच गाने वालों के लिए जगह है। किसान आज तक नहीं गया कोई। तब जब संसद में आधे किसान से ज़्यादा सांसद तो खुद को किसान ही बताते हैं। अरे किसान के लिए जगह बनाइए ना। किसान देखिए, जिस तरह से आईएएस का लड़का आईएएस नहीं होता, जिस तरह व्यापारी का लड़का व्यापारी नहीं होता, उसी तरह किसान का लड़का होने से किसान थोड़ी हो गया। ये तो 1796 में एक कानून बना था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, उसमें भूस्वामी बना दिए गए थे। तो सारे भूस्वामी किसान थोड़ी हैं। आप किसान की परिभाषा करिए और किसान की परिभाषा के में जो आते हैं उनके लिए कम से कम 20-25 सीटें संसद में दीजिए, दोनों सदनों में। तब हम कहें कि उनकी बात निकल के आए। अभी तो किसान की कोई बात ही नहीं कहता है। अब तो राजनाथ सिंह जी भी कह देते हैं मैं किसान हूँ। और कहीं हल इनकी जिनकी आजीविका कम से कम खेत से आती है उसको किसान मान लीजिए आप। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, मनमाना ज़मीन पड़ी है, कहीं हल जोतने गए हैं क्या? कहने के लिए तो ये भी किसान हो गए। तो कैसे ये किसानों की बात कर पाए? हम यहाँ से निकले हैं तो हमें एक एक कानून की पीड़ा पता है, कैसे किन किन चीज़ों में लेखपाल हमें परेशान करता है, किन चीज़ों में सेक्रेटरी से परेशान है। और कल्याण सिंह जी आए थे सही किसान, तो उन्होंने परिवर्तन किए थे। क्या परिवर्तन? अरे भयंकर। देखिए उन्हीं के ज़माने में महिलाओं की हिस्सेदारी जो बढ़ी है ना, आदमी के मरने के बाद एक हिस्सा औरतों को आता है। कितनी बुद्धिमानी का काम था। 100 रुपये में ट्रैक्टर मिलने लगा था, नहीं तो पूरी ज़मीन रेहन रखनी पड़ती थी। और उन्होंने इतना किसान एक जोत बही बनाई थी जो 27-28 प्रकार के कामों के लिए एक प्रमाण का काम था, लेकिन लोगों को नहीं। तो एक चीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि किसानों को लेकर कितनी योजनाएं सरकारों की तरफ से चलती हैं, और जब किसानों के बीच जाओ तो उनको पता ही नहीं होता है, जानते ही नहीं हैं, और सरकारी दफ्तर जाने से डरते हैं, वहाँ जिस तरह का सिस्टम रहता है। तो ये सब चीज़ें कैसे ठीक? इसीलिए ना कि किसान परिभाषित है नहीं। सपाइयों के किसान अलग होते हैं, भाजपाइयों के किसान अलग होते हैं, कम्युनिस्टों के किसान अलग होते हैं। जब 70 से आया तो किसान का माने फटा हुआ होना ही चाहिए। अगर हमारा एक बार की तो मैं घटना बता दूं आपको। हमारे यहाँ माननीय गृह मंत्री जी थे राजनाथ सिंह जी, हमारे बांदा आए, वो वीडियो मेरे पास अभी भी है। अब उन्होंने कह दिया कि मैं किसी सही किसान से सुनना चाहता हूँ। तो सही किसान में लोगों ने कह दिया कि इनको खड़ा करो। मैं हाथ जोड़ता जा रहा हूँ कि भैया मुझे मत खड़ा करिए, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती मंच में ले गए। और ले गए तो मैंने पूछा कि भैया सही बात करनी है कि मुंह देखी बात करनी है? तो उन्होंने कहा नहीं, सही बात करनी है। तो मैंने सही बातें की। सही बात यही कहा कि भैया आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, उस समय 68 साल हो गए हैं जब कृषि गृह मंत्री थे। संसद में तो जगह दे दीजिए, किसानी को राष्ट्रीय कार्य तो घोषित कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए जिससे हमें महसूस हो कि किसानों की सरकार आई है। किसानों के वोटों से ही भाजपा आई थी। ये गलतफहमी है लोगों को कि हिंदू मुस्लिम से आई थी। हम किसान कांग्रेस से आज ही आ गए थे, इसलिए आ गई थी क्योंकि किसान कांग्रेस भी उन्हीं को किसान मानती है जिसको कम्युनिस्ट किसान मानते हैं। हम लोगों को किसान थोड़ी कांग्रेस मानती है। तो सब पार्टियों के अलग अलग किसान। तो यही बातें होने लगी, 10-12 चीज़ें कहीं उनसे, ये भी हो जाए वो जाए, अभी जल्दी में याद नहीं आएगा। तो वहाँ वो हो गया। अब नीचे से हमारा पजामा खींचने लगी, और पीछे से मुझे अभी भी याद है हमारे जिलाध्यक्ष उस समय शुक्ला जी थे, बेलगांव वाले, बालमुकुंद शुक्ला जी के पीछे लक्ष्मीकांत वर्मा प्रदेश अध्यक्ष कहते, मैंने तुमसे कहा था किसान लाओ, तुम ये विद्वान कहाँ से ले आए? माने किसान अपनी बात नहीं रख सकता है, नहीं किसान ही नहीं है वो। तो सब लोगों ने अपने अपने किसान के मापदंड बना रखे हैं। इसको ख़त्म करना पड़ेगा इस देश में। किसानी का मापदंड बताइए कि ये किसान है जो पशुपालन करता है, जिसकी आजीविका खेत से आती है, दूसरे आय के स्रोत नहीं हैं, तब किसान हो।
फिर उसको जगह दीजिए आप। कह रहे हैं कि भाजपा सरकार किसानों के वोट से, किसानों की वजह से आएगी, वो इतना नाराज थे पिछली सरकारों से, तो भाजपा सरकार अब भाई 7-8 साल से केंद्र में है, 4-5 साल से, 5 साल होने वाले हैं, प्रदेश में है, क्या किया किसानों के लिए? देखिए बहुत हताश किया है। हम बिल्कुल ये मान के चल रहे थे कि बिल्कुल उस ट्रैप को जिसने कम्युनिस्टों की वजह से इस समाज कई हिस्सों में बटा था, सूत्र तो कम्युनिस्टों ने 1970 के बाद देने शुरू किए थे ना, किसान को मजदूर में, फिर कई जातियों में बांटने के लिए, उनके लिए कानून बनाना, हरिजन बनाम सवर्ण लाना, ये सारा पूरा तो उसी समय का था। तो समाज को बांटने के लिए और जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था उसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने लिया। बीएसपी ने लिया, जयललिता, एमजी रामचंद्रन और जयललिता जी ने लिया, वो लिया, लेकिन आधार तो उन्हीं ने खराब किया था। तो मैंने इनके जो कोर ग्रुप तक अपनी बात पूरे तहे दिल से, पूरी ताकत के साथ, पूरी सदासहता के साथ पहुंचाने की कोशिश की कि यदि हमें बदलना है तो 1970 से 75 के बीच तक का जिसके पास अध्ययन है, इतिहास का भी, शिक्षा का भी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का भी, और संविधान में हुए परिवर्तनों का, गवर्नेंस में चेंज का, वो सब बदलना पड़ेगा। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या करना चाहिए? अब तो देखिए हम हताश हैं, ऐसे समय पर आए हैं कि अब हमने मन बना लिया है कि हम अपनी सीमा में पूरी तरह से जिएं, और जो भी हमारे पास आए तो वो लिखी लिखाई किताबें दे देते हैं, भैया इसको पढ़ लो, हमारे वीडियो देख लीजिए, प्रेम सिंह तो 4-5 चीज़ें अगर आपसे मूलभूत सरकार से, अगर आप भाई अभी किसान के साथ विद्वान भी हैं आप, जो भी आपने बात बोली, और हैं भी, वही तो है ना? डिमेरिट है। नहीं तो इसी लिहाज से, क्योंकि आप जो किसानों की एक परिभाषा की आप बात कर रहे हैं, किसानों को वाकई उसी फ्रेम में देखा जाता है, और वाकई जब किसानों के पास, हम जेन्युइन किसानों के पास जाते भी हैं तो उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है, नियम कानूनों के बारे में नहीं पता होता है। तो इस लिहाज से हम, क्योंकि आप भाई किसान हमको मिले जो जिनको जानकारी भी है, हाँ, चीज़ों की, और उन चीज़ों की भी जानकारी है जो बदलनी चाहिए, सबके पास नहीं होती। उस लिहाज से मैं ये जानना चाहता हूँ एक पत्रकार के नाते भी, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि खेती किसानी में किस तरह के परिवर्तनों की ज़रूरत है, सिस्टम में किस तरह के परिवर्तनों की ज़रूरत है। और ये सरकार सुने ना सुने वो अलग विषय है, पर उनको हम चाहते हैं कि हमारे ज़रिए तक बात पहुँचे। जी देखिए, सबसे पहले काम तो किसान की परिभाषा होनी चाहिए। आज तक किसान परिभाषित नहीं है, ये पता है आपको? अभी एक संसद में मेरी ही चिट्ठी के बाद था शायद, वो कोई सांसद थे महाराष्ट्र के, उन्होंने प्रश्न लगाया अभिमानी कृषि मंत्री जी से कि क्या आप बताएंगे कि किसको किसान मानते हैं। 2 दिन के बाद तीसरे दिन उत्तर दिया कि हम संवैधानिक रूप से किसान की कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। उसके लिए हिंदू ने पूरा वो भी बनाया और छापा भी था, मेरे पास वीडियो भी है वो। तो किसान की परिभाषा, और किसान की परिभाषा वे किसान जिनके पास बिल्कुल खेत नहीं है और फिर भी खेती करते हैं, तो इस 4 सर्वे हो जाएं, इनकी ABCD कर दीजिए और उसमें बता दीजिए कि बी वालों को ये मिलेगा, सी वालों के सपोर्ट में इस तरह से सरकार रहेगी, डी वालों के सपोर्ट में इस तरह से कर दीजिए आप, तो सही किसानों के पास चीज़ें पहुंचने लगेंगी। दूसरी बात ये करनी पड़ेगी कि किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित कर दें। उससे क्या होगा? देखिए अभी भी वही राष्ट्रीय कार्य, जैसे वन लगाते हैं, वन विभाग क्यों बना हुआ है? कहीं भी मंत्री जी जाते हैं, एक तो पेड़ लगाते हैं और चौड़े होकर एक पेड़ में वो करवाते हैं। हम तो यहाँ बाग के बाग लगाए हैं, इनको क्यों नहीं आप राष्ट्रीय सम्मान का हक देते हैं भाई? तो यदि पेड़ लगाना राष्ट्रीय सम्मान है, वाटर रिचार्जिंग राष्ट्रीय कार्य है, और फल उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन राष्ट्रीय कार्य है, तो ये तो किसान करते हैं। तो ऐसा कर दें कि जो इस विधि से खेती करता है, माने तालाब से पानी लेता है, बाग भी एक निश्चित मात्रा में बाग भी है, निश्चित मात्रा में पशुपालन करता है, लोगों को रोजगार देता है, उसको हम किसान कहेंगे, इसको राष्ट्रीय खेती कहेंगे। कुछ ऐसा कर दें तो लोग अपने आप उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और राष्ट्रीय कार्य इसलिए घोषित कि जो 12 सांसद मनोनीत होते हैं उसमें ये कहते हैं जो राष्ट्रीय कार्य है उनको दिया जाता है। तो हमारे बहुत हस्तक्षेप करने के बाद 10 किसानों को पिछले साल पद्मश्री मिले थे, भारत भूषण त्यागी जी को, दहिया जी को। इसमें हमने बहुत चीज़ें की थी, वहाँ तक पहुँची थी हमारी आवाज़। तो अदर खाते में दिया गया है उनका, जो किसके लिए दिया गया है तो कृषि नहीं लिखा है, अदर। तो पद्मश्री में नाम पहुंच जाएगा अपने आप, पद्म भूषण में नाम पहुंच जाएगा, और स्थायी परिवर्तन का काम तो किसान ही कर सकते हैं।
तो ये मेरा परिपथ ये है कि अगर सम्मान से राष्ट्रीय जुड़- ये सम्मान से जुड़ जाएगा, सम्मान से जुड़ी बात हो गई, तो लोग नवयुवक भी जिसके पास 50 बीघा खेत है अब वो भी नौकरी ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि सम्मान चाहिए उसको, खेती में सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो अपना मन नहीं लगा रहा है यहाँ। उसको लगता है बताएंगे खेती करते हैं, किसान करते हैं, हैं तो लोग हाँ शादी नहीं होगी, इज्जत की बात छोड़िए, शादी नहीं होगी, तो कौन अड़ुआ रहना चाहता है? तो कम से कम राष्ट्रीय कार्य घोषित हो जाए तो उन लोगों के जिनके पास खेती है वो प्रेरित होंगे। परिभाषा और दूसरी सम्मान वाली। तीसरा सम्मान वाली नहीं, माने किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित करना। हाँ, दो चीज़ें ये हो जाएं तुरंत तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा 1970 के बाद जो सबसे बड़ा दिक्कत की थी, जो किसान मजदूर माने भूमिहीन किसान और किसानों के बीच में एक बड़ी खाई खोद दी गई थी। उस कानून का नाम है बंधुआ मजदूरी अधिनियम। तो उसमें बहुत खराब प्रावधान है। यदि 5,000 4,000 रुपए में भी कोई सैमसंग वाला अपनी फैक्ट्री में 3,000 रुपये 4,000 रुपये महीने में लोग रख रहा है तो वो रोज़गार दे रहा है, और यदि किसान अपने यहाँ 10,000 रुपये महीने में भी आदमी रख रहा है तो वो शोषण कर रहा है। तो मनरेगा में किसानों का, और किसान चूंकि राष्ट्रीय कार्य घोषित हो गया तो मजदूरों के लिए जो इधर की मिट्टी उधर फेंकवाने में ऊर्जा जाती है और पैसा खाते हैं वो सीधे खेत में काम करने लगें, और 100 दिन का सरकार देती है तो 100 दिन के बकाया का पैसा किसान दे दे, और दोनों का एक माने एक संयुक्त खाता खुल जाए, सरकार का, मजदूर का और किसान का। इधर किसान भी जैसे मान लीजिए 200 दिन का काम लिया तो उसी रेट पर जो सरकार निर्धारित करेगी उसी रेट पर किसान उसमें पैसा डाले, 100 दिन का पैसा सरकार डाल ले, तो इस देश में सार्थक काम शुरू हो जाएगा, बाग लगने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं मनरेगा के थ्रू जो वेस्ट होता है लेबर वो किसानी इस्तेमाल में हो लगा दी जाए, तो उत्पादन बढ़ जाएगा। पैसा किसान को दे दिया जाए, वो मजदूर को दे सब्सिडी के तौर पर 100 दिन सीधे किसान को नहीं, सीधे मजदूर को दिया जाए। खाता तीनों खुल जाए, ब्लॉक ऑफिसर का और किसान का और मजदूर का। ब्लॉक ऑफिसर डाल दे उस खाते में और निगरानी भी करता रहे। लेबर का सही उपयोग हो जाएगा, लेबर का सही सदुपयोग हो जाएगा, और खाद्यान्न उत्पादन तो किसान ही बढ़ाएगा ना। तो अगर उसको लेबर दे देंगे तो खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ जाएगा इस देश का। जरा सा भी सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ये देखिए, इंटरव्यू में ये बातें नहीं आती हैं, आराम से जब बैठें तब इसको मैं डिटेल से समझा सकता हूँ। और आप मतलब कि एक रास्ता ये हो सकता है। तो 3 चीज़ें हो गई। देखिए, कन्वर्जेंस का, मनरेगा का, क्योंकि ये हमारी ताकत है, हमारी असली ऊर्जा तो वही मजदूर हैं जिनसे ये शहरों की अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं। सवेरे वो अपने आप को बेचने के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं, उनको ले जाते हैं। अरे भैया, हमारे गांव के यहाँ भी देखिए ये पैंडेमिक में हमारे गांव में आ गए, कहाँ बताइए एक भी आदमी मरा? शहर वाली कहाँ एक भी दिन खिला पाए उनको? फिर भी नहीं समझ रहे हैं आपकी, हमारे बच्चे हैं वो भाई। हमें बड़ी पीड़ा हुई जब इन लोगों ने बहुत चालाकी से अपने राजनीतिक स्वार्थ हल करने के लिए इन्होंने हमें बांट दिया। हमसे ज़्यादा सम्मान देते हैं क्या? तो किसानों का इनका एक समूह बने, है ना, उसके लिए सोचे सम्मानजनक तरीके। और जहाँ कोई परेशानी है, अपमान है, उसमें हलफनामा लिया जाए कि कोई व्यक्तिगत काम किसी से नहीं करवाएगा, ये हो जाए, उसमें हलफनामा ले लिया जाए, उसमें ये वाली धारा लगेगी। चौथा पॉइंट। हाँ, 3 पॉइंट ये हो गए। अब चौथा पॉइंट पूरे देश भर के लिए बताना। हाँ, चौथा पॉइंट, किसान जो लगातार देखते नहीं गरीब होता जा रहा है ना, परेशानी दिखता है। मतलब किसान से मिलो जाके, आप जैसे समृद्ध किसान बहुत चुनिंदा मिलता है, ढूंढने पड़ते हैं, मतलब वो कैसे ठीक होगा? वो तो देखिए, हाँ, चौथा काम एक कर सकते हैं, अपने सरकारी विभागों को ख़त्म करके। बेल्जियम में ये चालू है, यूरोप के काफ़ी देशों में ये चालू हो गया है कि फार्मर एडवाइस। जो सफल किसान हैं उन किसानों के पास नवयुवक जो खेती करना चाहते हैं वो नवयुवक जाएं, उसका पेमेंट सरकार करती है, और कब तक? जब तक वो अपना खेत तैयार ना कर ले। तो फार्म डिजाइनिंग, उसके ट्रेनिंग और फार्म को लाभकारी स्थिति तक पहुंचाने तक का। तो किसानों का सलाहकार बनाएं, सरकारियों के बजाय, वेतन भोगियों के बजाय। तो किसान दोहरा फ़ायदा होगा उसमें। एक तो किसान अपने आप को तैयार करेंगे कि मुझे शिक्षा देने लायक बनना है और मुझे लाभप्रद खेती करनी है और मुझे अपना कितना मैं कमाता हूँ ये मुझे सरकार को दिखाना है इससे, और इसी वजह से तो सरकार कहेगी कि फला जगह जाओ भाई, है ना। तो ये सब इसके लिए एक कंपटीशन तैयार हो जाएगा, समृद्धि के लिए कंपटीशन तैयार हो जाएगा। और जो इनका भ्रष्टाचार
जो बहुत ज़्यादा है उस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी। सीधे आप किसान को दे, बेल्जियम ऐसा ही करती है। हमारा एक मित्र है बेल्जियम में, तो उसी ने मुझको बताया कि वो अपने सरकार की तरफ से एडवाइस सेंटर है उसका, फार्म हाउस, अकीली नाम है उसके फार्म हाउस का, अकीली में आते हैं वो, तो सरकार भुगतान करती है और जैसे ही वो फार्म खरीदना चाहता है तो 40,000 यूरो सब्सिडी है एक नवयुवक के लिए वहाँ, माने 32 लाख रुपया। क्योंकि वहाँ पर किसानी से सब लोग क्विट कर रहे हैं, तो उस देश की सरकार अब नवयुवकों को प्रेरित करने के लिए 40,000 यूरो एक किसान को दे रही है। देशों में तो कंपैरिजन भारत के इसलिए मुश्किल हो जाता ना कि पॉपुलेशन कितना बड़ा अंतर है। छोटे वो देश हैं, पता लगा इतनी पॉपुलेशन है जितना को आपको बांदा और अगल बगल 2-4 जिले बुंदेलखंड में नहीं होगी उतना से। देखिए ये जो देखिए जो इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो उन देशों के एग्जांपल सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर प्रैक्टिकल तौर पर भारत में पॉसिबल उनको इम्प्लीमेंट करना उतना आसान दिखता नहीं। देखिए हमारे यहाँ जितनी भर तर्क हैं यहीं पर आके फेल हो जाते हैं। जनसंख्या चीन में नहीं है क्या जनसंख्या? और वहाँ पर आपको पता है लघु और सीमांत कृषक कितने हैं? 85%। आज तक रोता हुआ किसान का चित्र आया है वहाँ से? वहाँ तो चित्र आते ही नहीं ना। हाँ, लेकिन हम लोग इंटरनेशनल सेमिनार में गए हैं तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। अच्छा दिखाया जाता है कहाँ? वहाँ ना मीडिया। इंटरनेशनल सेमिनारों में वहाँ के लघु और सीमांत कृषक आते हैं। वहाँ सरकार के विरोध में बोल कहाँ पाते हैं लोग वहाँ? तो हम भी अपनी सरकार के विरोध में बोल रहे हैं क्या? एक बात कह रहे हैं, जो कमियां हैं वो जाकर नहीं होती ना। देखिए आप किसी देश की पॉलिसीज को लेकर अपने दिमाग को बंद कर लेना कि वहाँ कुछ अच्छा ही नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। आप बिल्कुल अच्छा में आ गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किसानी की दृष्टि से देखिए, जैसे वहाँ पर एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत होता है। हमारे यहाँ जनसंख्या की अधिकता का बहाना लेकर हम किसी भी अच्छे काम को शुरू ना करें, ये कहाँ तक अच्छा है? हमने जनसंख्या विस्फोट को तो अपने सारे कुकर्मों की ढाल बना रखी है। कहाँ तक ठीक है? आप ही सोचिए इसको। कोई भी चीज 1-2 से ही शुरू होगी ना। आप इकट्ठा क्यों दुनिया को बदलना? कोई जादू की झप्पी आने वाली है? जैसे ये फार्म है, इस तरह के फार्म 1 से 2, 2 से अनंत होंगे कि इकट्ठे हो जाएंगे। आप साल भर में कितना लगाते हैं और कितना कमा लेते हैं? देखिए हम कैलकुलेशन तो आपको मीडिया में बताएंगे नहीं, लेकिन मैं लाभ में नहीं रहता हूँ। कम से कम 5 से 6 लाख रुपया हम उपकार कार्यों में खर्चा करने योग्य रहते हैं। अच्छा। संग्रह तो हम करते नहीं। हमारा सिद्धांत है कि पैसा कमाकर हम अपनी अगली पीढ़ी को देने वाले नहीं हैं। ये हमने घोषणा कर दी है। हमारे पुरखों ने हमें खेत दिया था, परिश्रम पूर्वक कमाएंगे और इसमें परिश्रम पूर्वक अपना यश कमाएंगे। अब हम यश के लिए काम करने का हमारा समय हो गया है। 3 प्रकार की ज़रूरतें होती हैं हर मनुष्य की। रोज़ की ज़रूरतें, मिड टर्म ज़रूरतें, जो शादी, कपड़ा, शादी, मकान वगैरह, ये भी पूरी हो गई। अब हमें लोग याद रखें मरने के बाद भी हम उस ज़रूरत के लिए काम। जैसे कि आपने जो बताया, ठीक है, आपकी तो आय दोगुनी और कई गुनी हो गई, पर जब नरेंद्र मोदी सरकार इस बात का दावा करती है कि हमने किसानों की आय दोगुनी की, मगर जब किसानों के बीच जाते हैं वो इस बात को लेकर बहुत लोग संतुष्ट नज़र नहीं आते हैं। देखिए उन्होंने किसानी की आय दोगुनी करने की बात की। 4 तरीके हैं दोगुना करने के। हुई है दोगुनी है। 4 तरीके हैं। एक तो किसान आधे हो जाएं तो अपने आप दोगुनी हो जाएगी। दूसरा, खेतों का उत्पादन बढ़ जाए 2 गुना तो दोगुना होगी। तो उत्पादन बढ़ने से रहा, किसान मरने से रहे। उत्पादन बढ़ जाता है अगर तो खरीद। तीसरा क्या तरीका हो सकता है? दाम 2 गुने हो जाएं तो सरकार दाम 2 गुने नहीं करेगी। चौथा तरीका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखिए, या तो किसान आधे हो जाएं, या मर जाएं, किसानी छोड़ दें, या तो उत्पादन 2 गुना हो जाए, या तो दाम 2 गुने हो जाएं, या तो किसान भाग जाए। तो किसान भगा कर 2 गुना करना चाहते हैं, बेच दो, किसान ही नहीं रह गए तुम। तो ये सब देखिए, ये सब मुझसे मत कहलवाइए। आप भी जानते हैं कि 2 गुना 3 गुना ये भाषा है समृद्धि पहुंचना चाहना। हमारी खेती है समृद्धि की। कोई 2 रोटी में छकता है, कोई 4 में छकता है, तो 4 वाले को 4 चाहिए, 2 वाले को 4 चाहिए। 2 गुना 4 गुना क्या होता है?
क्या कोई आज तक धरती में एक भी आदमी ला सकते हैं जो 2 गुने 4 गुने से तृप्त हो गया हो? और मैं आपको लाखों किसान ला सकता हूँ, अभी भी तृप्त हैं, जानवर चरा के तृप्त हैं। अभी भी इसके हमारे यहाँ जो है बकरी चरा रहा है, इसके पास देखिए वो कहता है मेरे पास 2 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, कहीं ज़मीन हो तो बताइएगा। ये समृद्धि है। चलिए, समृद्धि का तो पैमाना फिर हर आदमी का अपना अपना होता है। अपना होता है, और उसका एक हिस्सा तृप्ति है, दूसरा एक हिस्सा जो चीज़ें ज़रूरत है उसके बने रहने की गारंटी होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में समृद्धि निकलती है। हम 2 पाए फिर 4 के लिए इच्छा करें तो ये वाला फॉल्ट है, और हमारे पास जितनी ज़रूरत है वास्तविक ज़रूरतों की पहचान के अनुसार है, इस बात का कैलकुलेशन हो जाए, वो बना रहे। इन दोनों फिलहाल अपने जो आपने पूरा 10 आपका फार्म है, यहाँ क्या क्या होता है? यहाँ पर देखिए फल हैं, प्रोसेसिंग यूनिट हैं, दाल बनाते हैं हम, मुरब्बा बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं, 30-40 प्रकार की चीज़ें बनाते हैं यहाँ पर है। सब। मार्केट आपको मार्केट कैसे उपलब्ध होता है? जैसे तमाम किसान शिकायत करते हैं ना कि भाई हम तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि या तो दोगुना प्रोडक्शन हो जाए, पर दोगुना अगर प्रोडक्शन हो जाएगा खरीदेगा कौन? मार्केट, जो किसान तो यही परेशान रहता है ना, एमएसपी की कितनी बात होती है कि हमको रेट सही नहीं मिल रहा है, मार्केट नहीं मिल रहा, मंडी जाते हैं, मंडी में व्यापारी को बेच देते हैं, आधे दाम पर बेच देते हैं, वो कैसे बैलेंस आएगा? देखिए, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है। हम बनाते हैं और अपने घर में रखते हैं। जैसे ही हमारे साथ ऐसा सबके साथ तो सबके साथ ही देखिए भैया, आपने मन में झांक के देखिए, आपको जैसे ही पता चलता है कि फला जगह बहुत शुद्ध कॉटन मिलता है, आप जाते हैं लेने की नहीं जाते हैं? और उस प्रचार को बिल्ड, मतलब उस सम्मान को बिल्ड करने में आपको सालों लग गए ना। तो सालों लगेंगे, टाइम का कौन सा इलाज है? जैसे गेहूं है 6 महीने में उगता है तो उगेगा, उसका क्या इलाज है? उसको का टाइम को शॉर्ट करने की कोई मशीन बना लिया है क्या आपने? आप कह रहे हैं वो एक प्रक्रिया है, समय लेगी, शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत करेंगे तो एक खलील जिब्रान का एक बहुत अच्छा कविता है, उसका वो तो नहीं जानता मैं, माने उसी तरह से नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कहते हैं वो, एक आदमी को, एक गांव में रहते थे आदमी, और उनको पूरा कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, पहाड़ियों का, 7 पहाड़ियों का चक्कर लगा के। एक नवयुवक के मन में आया कि हम कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये इतने किलोमीटर का चक्कर लगाए, क्यों नहीं हम सीधे सड़क बनाते हैं? तो उसने अपना छेनी हथौड़ा लेकर शुरू कर दिया। जैसे ही उसने 1 पहाड़ 2 पहाड़ तोड़े, फरिश्ते पैदा हो गए और 5 पहाड़ आगे के क्रॉस करके उन्होंने सड़क बना दिया। इसी तरह से हम शुरू कर सकते हैं, लोगों के अंदर आत्मबल पैदा करके। गांव में एक तो हो, इसीलिए मैंने बर्रैया वाला आपको किस्सा सुनाया कि हम शुरू वहाँ से क्यों करते हैं? हम छेनी हथौड़ा लेने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते? आप पहले मॉडल को चेक करिए। सारे वैज्ञानिक आए पूरे देश के, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब आए, क्या ये सही है? क्या इससे पर्यावरण संतुलन, माने कितना कार्बन एमिशन घटाया इसने, कितना वाटर रिचार्ज बढ़ाया इसने, कितना रोजगार बढ़ाया इसने, कितना प्रोडक्शन बढ़ाया इतने, और कितना मौत से हम रह रहे हैं। इन 5 एंगल में इसको जांचें। यदि अच्छा लगता है तो इसी को मल्टीप्लाई करवा दें। होता है, चर्चा करते हैं क्या? सरकारें तो दावा करती हैं हम तो किसानों की सरकार हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े कृषि मंत्रालय है, हर पार्टी के कृषि प्रकोष्ठ हैं, नेता हैं, कितना सिस्टम है, होता है। देखिए, हर पार्टी के अपने अपने किसान हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में दूध बेचने वाले सब किसान हो जाएंगे, और इसमें जो कौन सी है वो नीले झंडे वाली पार्टी है, उसमें मजदूरें सब किसान हो जाएंगे। और जो असली किसान न कांग्रेस के एजेंडे में है, न बीजेपी के एजेंडे में है, न सपा के एजेंडे में है, न बीएसपी के एजेंडे में है। प्रचार खूब है और कुछ भी नहीं है जी। तो ये थे प्रेम सिंह जी, बांदा में हम हैं, और उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, क्या होना चाहिए सरकारों से, क्या अपेक्षाएं हैं किसानों की, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और वो किस तरीके से खेती करके भी एक अच्छी आय उत्पन्न कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और सम्मान की जो बात करते हैं, खेती किसानी करके सम्मान भी पा रहे हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप की यात्रा, क्या हाल है यूपी। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।